नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन और हम शुरुआत कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए होगा आज मतदान। वोट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से आप देखिए, यशवंत सिन्हा के लिए जो है वो जोर विपक्ष लगा रहा है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में करीब 4800 सांसद और विधायक वोट डालेंगे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा के मुकाबले साफ साफ बढ़त यहां पर हालांकि दिख रही है, क्योंकि 60% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलने तय माने जा रहे हैं। आज मतदान के बाद 21 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। मतदान से पहले कल यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। सिर्फ एक पक्ष हमारे संविधान में निहित प्रावधानों और मूल्यों की रक्षा करना चाहता है, ये उन्होंने कहा। और ये भी कि मैं सभी सांसदों और विधायकों से संविधान और उनकी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील करता हूं। मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर आज जो है राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें जो सांसद विधायक है वो वोट डालेंगे। और यहाँ पर आपने देखा यशवंत सिन्हा जो है वो अपील करते हुए कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो है वोट आप डालिए। और विचारधारा के बीच की लड़ाई उन्होंने इस चुनाव को जो है वो बताया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म संथाल आदिवासी परिवार में यहां पर हुआ था। और अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली आदिवासी महिला होंगी जो इस मुकाम पर पहुंचेंगी। द्रौपदी मुर्मू के गांव से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर एक जिला है मयूरभंज और वहां पर एक छोटा सा गांव है ऊपरबेड़ा। ऊपरबेड़ा से द्रौपदी मुर्मू जो हैं एनडीए की कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के लिए। और अगर वो राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो यहाँ से पहली आदिवासी महिला होंगी जो देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचेगी और दूसरी महिला होगी जो देश की राष्ट्रपति बनेगी। इस छोटे से घर से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है और यहाँ से फिर वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने आगे जाके कॉलेज की पढ़ाई करी। फिर 2 बार बीजेपी एमएलए रही है, गवर्नर रही है और अब राष्ट्रपति के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। इस घर में अब भी उनके कुछ परिवार के लोग रहते हैं। उन्होंने पास के शहर में एक घर बना लिया है जहां उनके भाई और भाभी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, जो बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसके कुछ सदस्य अब भी यहाँ पर रहते हैं। और खुश हैं ये लोग ये देखकर कि उनके गांव से एक महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये इनके जो काका हैं उनके बेटे हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के चचेरे भाई हैं। आपका नाम बताइए। भक्तबंधु टुडू। दीदी, अगर प्रेसिडेंट बनती है, राष्ट्रपति बनती है तो बहुत बड़ा सम्मान होगा आपके लिए, आपके गांव के लिए। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कब आई थी वो यहाँ पर? जनवरी महीना में आए थे। हाँ। और दीदी राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। हाँ। ये आपका बेटी है? ये भतीजी है। हाँ। तो आपका द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? फूफी? नहीं। क्या लगेंगी आपका? दादी। दादी है। अच्छा, तो अगर दादी राष्ट्रपति बन जाएंगी तो आप क्या बनोगे? हाँ, उन लोगों का जैसे ही बनेंगे। तुम भी उन लोगों का जैसे बनोगे? ठीक है। अभी पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। हाँ। क्या नाम है? चूड़ा सक्र टुडू। अच्छा, और आगे आपको क्या बनना है? आगे टीचर बनना है या सरकारी नौकरी में जाना है या आपको भी राजनीति में जाना है? क्या करना है? राजनीति में।
अरे वाह वो भी राजनीति में जाने के लिए तैयार है। इनके बहू से पूछती हूँ मैं, आपका नाम बताइए। दुलारी टुडू, गांव है ऊपर बड़ा। हाँ, आप दुलारी जी, आप उनके क्या लगते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के? भतीजा का बहू है। हाँ, तो आपके घर से जैसे उन्होंने बताया कि अगर राष्ट्रपति चुन के जाएंगे तो घर के लिए तो बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन जो पूरी सांथल जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए कितना बड़ा हम इसको मान सकते हैं कि उपलब्धि होगी ये? हाँ, हम लोग का सांताल समाज में बहुत लोग खुश हैं, सब गांव में भी बहुत खुश हैं। मुर्मू जी अगर यहाँ पे बन जाएंगी तो गांव के लिए क्या प्रेरणा देंगी वो? और गांव के लिए तो आगे भी कुछ किया भी है सब कुछ, लेकिन आगे भी कुछ करेंगे अच्छा काम। और लोगों को क्या लग रहा है कि अगर वो राष्ट्रपति, तो इतना गर्व की बात है कि राष्ट्रपति बन जाएंगे वो? लोग तो सब खुश है अभी गांव में भी, और आगे कुछ करेगा तो सोच रहे हैं तो लोग कुछ है। और जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजली वगैरह कुछ गांव में पास में भी कुछ घरों में बिजली भी आई है उनका जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ। आपके गांव में बिजली था यहाँ पे शुरू से? था। हाँ। बिजली तो पहले ही था। हाँ। लेकिन वो इस तरफ में 4-10-15 फैमिली रहते हैं ना, इसीलिए नहीं गया था, लेकिन अभी पूरा हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट हो गया। तो द्रौपदी मुर्मू जी के नॉमिनेशन के साथ साथ जैसे ये बता रहे हैं कि गांव में बिजली थी, सड़क भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा दूर है ये जो मेन शहर है उससे थोड़ा सा 5 किलोमीटर अंदर पड़ता है, लेकिन जो कुछ 10-15 घर जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया उस दिन एक तरह से एक तोहफा मिला गांव को कि पूरे गांव में एक तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी का परिवार। ऊपरबेड़ा गांव से उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की थी और मिसाल है वो सब महिलाओं के लिए कि अगर कोई ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, और हो सकता है कि एनडीए की कैंडिडेट बनकर वो देश की राष्ट्रपति बनेंगी, पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। ऊपरबेड़ा गांव से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और जिस तरह से ताबिश गैर एनडीए दल भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए, उनकी जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। लेकिन बड़ा समर्थन उनको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बात करते हैं। एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद विपक्ष ने अपने साझा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया। मार्गरेट अल्वा पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ कई राज्यों की राज्यपाल भी रही हैं। अल्वा कल अपना उम्मीदवारी पर्चा जो है वो भरेंगी, और शरद पवार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 19 दलों ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना साझा उम्मीदवार चुना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। She was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. Governor. She was a governor also, and she was a person who got a vast experience in administration and in parliamentary affairs. मार्गरेट अल्वा जी का नाम पर सहमति से मोहर उठाई है। अनुभवी नेता रही, केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर गवर्नर, बहुत साल राज्यसभा में रही, पार्लियामेंट में रही। ये चुनाव हम अपनी ताकत से लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा अपोजिशन एक साथ रहेगा। इस बार 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए भी मतदान होना है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया है और उनकी तरफ से जगदीप धनखड़ जो है वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और आज 12 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जुलाई 2019 से अब तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई मामलों में उनकी टकरार जो है वो देखने को मिली है।
तो जगदीप धनखड़ जो हैं वो जब से राज्यपाल बने 2019 से और लगातार कई फैसलों को लेकर आमने सामने आए। कई जगहों पर हमने देखा पश्चिम बंगाल में जब कहीं पर उनको निमंत्रण दिया जाता था, कई बार कॉलेज के छात्र जो हैं वो भी विरोध करते हुए नजर आए और इस तरह से ट्विटर पर भी हमने देखा ताबिश की कई बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल पश्चिम बंगाल के आमने सामने रहे और कई मुद्दों पर तकरार रही। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और कल केंद्र सरकार ने इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि जो संसद का कामकाज है वो सुचारू रूप से चले, लेकिन बैठक में प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे और इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 45 दलों को न्योता दिया, लेकिन आए 36 दल। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत, आप के संजय सिंह समेत विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन केंद्र सरकार की बुलाई बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न आने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि संसद के आगामी सत्र पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक अभी शुरू हुई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या यह असंसदीय नहीं है? उधर सरकार की ओर से जवाब आया कि यूपीए के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री भी ऐसे बैठकों में नहीं आते थे। मैं 2014 से पहले कौन प्रधानमंत्री इसमें आते थे ये बता दे दें, और उससे पहले बहुत वर्षों तक चीफ विप ये मीटिंग चलाते थे, बाद में पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री और कोई चलाते थे। अभी हम 2014 से माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में उस टाइम भी चलता था, आज भी चल रहा है, और अंत में प्रधानमंत्री जी एज ए गुड गेस्चर आते थे। अभी प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, इस बार आए नहीं है, लेकिन जो लोग अपने टाइम पे कितने बार प्रधानमंत्री जी को लाए थे, तो इन लोगों को इशू नहीं है, इसलिए इस छोटे छोटे ऐसे इशू को, ये नॉन इशू को इशू कन्वर्ट करना चाहते हैं। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष अग्निपथ योजना, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी कर चुका है। 13 से 14 मुद्दा ऐसा रखा है जिसमें हिंदुस्तान की आज आर्थिक हालत से लेकर हिंदुस्तान की आज जो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हो रहे हैं, सारे चीज़ों की दाम जिस धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं, लोग आज आर्थिक स्थिति के चलते हाहाकार कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे को हम लोग सामने लाना चाहते हैं, चर्चा में लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव, हिंदुस्तान में अग्निपथ रिक्रूटमेंट के लेकर जिस तरीके आम युवाओं के अंदर एक खलबली मच गए हैं, एक आशंका पैदा हुए हैं, इस सारे मुद्दे को लाने के लिए हम लोग यहाँ गुहार लगाए हैं। ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। हमारे एक स्वास्थ्य मंत्री को, सत्येंद्र जैन जी को 2 महीने से पकड़ के बंद करके रखा हुआ है, कोई कारण नहीं है, एक फर्जी मामला बना के, कोई आधार नहीं है। ये विषय भी मैंने उठाया। उधर सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। सरकार की ओर से इस सत्र में 24 नए बिल पेश करने की तैयारी है। 32 बिल्स इंडिकेट किया गया है वेरियस डिपार्टमेंट से। मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें 14 बिल्स हमारा तैयारी है, 14 बिल हमारा पूरा तैयारी है। वो 14 बिल हम प्रेजेंट करेंगे और हम 32 बिल इसके लिए दिया है, लेट देम बी प्रिपेयर्ड। अगर इसमें ही मैंने सुना कि आप 32 बिल दिया है, उसमें 14 कौन सा लेते हैं हमको पता नहीं है, ये भी मुझे सुनाई पड़ा। उसमें उधर भी कुछ लोग कह रहे थे मुझे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में भले ही कोशिश संसद को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मेल मिलाप से चलाने की हो, पर आसार ऐसे जरा भी नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष के अपने मुद्दे हैं तो सरकार के अपने कामकाज। जाहिर है कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, लिहाजा मानसून सत्र में भी खूब गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी।
नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली सिंगापुर जाने की इजाजत और एक बार फिर आमने सामने केंद्र और दिल्ली सरकार। एक छोटे से ब्रेक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सिंगापुर जाने की अनुमति देने में देरी का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए सिंगापुर सरकार का न्योता मिला, लेकिन उसकी इजाजत यहां पर नहीं मिल रही है। केजरीवाल का कहना है कि ये न्योता देश के लिए गौरव और मान की बात है। दुनिया दिल्ली मॉडल के बारे में जानना चाहती है, ऐसे में उन्हें जाने से रोकना देश हित के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा कि मुझे जल्द सिंगापुर जाने की अनुमति दें ताकि मैं देश का नाम रोशन कर सकूं। और इसके बाद आप के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को केजरीवाल मॉडल का डर है। मैंने तो जो संघीय ढांचे की मजबूती का मुद्दा उठाया कि किस तरीके से आप देश के संघीय ढांचे को लगातार प्रहार कर रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली का मॉडल रखने के लिए जाना है और मुख्यमंत्री को जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। 1.25 महीने से फाइल रोक के बैठे हुए हैं। तो ये विषय मैंने उठाया, क्या केजरीवाल जी के मॉडल से मोदी जी को डर लगता है? क्योंकि उनका एक फर्जी मॉडल है मोदी का और ये असली मॉडल है केजरीवाल का। तो इस तरह से डर के तो आप राजनीति कर नहीं सकते। आप एक मुख्यमंत्री को कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर थोड़ी सी नाराज अदिति लग रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे थोड़ा खुश होंगे वो, वहां पर थोड़ा उनकी जो है मुताबिक नतीजे आए। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में चौंकाया है। सिंगरौली में हुए मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की और आप की रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को हरा दिया है। और ये सीट आपको बताएं पहले बीजेपी के कब्जे में थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का पहला मेयर यहां पर बन गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगरौली नगर निगम में मेयर पद पर जीत हासिल करने वाली आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल, सभी विजेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। मेहनत से जनता के लिए काम कीजिए। देश के हर कोने में अब जनता आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को पसंद कर रही है। 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत कुल 90 विश्वविद्यालयों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षाएं CUET UG शुरू हो चुकी हैं और देश के इस दूसरे सबसे बड़े इम्तिहान को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। और पहला साल है, लिहाजा कई दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। जैसे कई जगह पर छात्रों को जो परीक्षा सेंटर दिया गया वो बंद मिला, कई छात्रों को ऐन मौके पर दूसरे सेंटर्स पर भेजा गया और कई बार ये सेंटर कुछ घंटे की दूरी पर या दूसरे शहरों में थे, जिससे छात्रों को बहुत मुश्किलें आईं। इम्तिहान का पहला दिन दीक्षा पश्चिम दिल्ली के अपने परीक्षा सेंटर पहुंची तो हैरान रह गई। उसका सेंटर इम्तिहान से कुछ घंटे पहले ही बदलकर ग्रेटर नोएडा में कर दिया गया था। अधिकारियों से काफी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इम्तिहान शुरू होने से पहले उन्हें वहां से वापस भेज दिया। ये बच्चा ग्रेटर नोएडा से ही आया, अगर ये पहले बोलते तो क्यों परेशान होता ये पहले यहाँ आया, इसको फिर मैं सुबह मॉर्निंग में लेके आया हूँ यहाँ पर। अब बताइए हम क्या करें? अब ग्रेटर नोएडा से यहाँ पर आए और बिल्कुल हाँ, फिर अब यहाँ से फिर वापस ग्रेटर नोएडा वो भी अब बोल रहे हैं कि आप एग्जाम टाइम में पहुँचिए। ना कोई और सबसे बड़ी बात, ना कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ से, ना कोई कुछ लिख के दे रहे हैं, ना कोई नोट्स दे रहे हैं। और क्या बोले वहाँ पर? जब यहाँ पे सेंटर नहीं है तो एंट्री क्यों हो रही है? फिर बताइए अब क्या चाहिए बात करने का एग्जाम? बिल्कुल उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, कह रहे आप जाइए। परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को लगता है जैसे छात्रों को हुई इन परेशानियों का खास अंदाजा नहीं है। इम्तिहान कामयाबी के साथ कराया गया। अगर छात्र परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के अंदर सेंटर पर पहुंचे तो भी हमने छात्रों को उन सेंटर्स पर परीक्षा देने की इजाजत दी जो उन्हें अलॉट नहीं हुए थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये भी है
कि कई सारे छात्र जब अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें वहां जाकर पता चला कि उस एग्जामिनेशन सेंटर में कोई परीक्षा ही नहीं हो रही। ऐसे ही एक और उम्मीदवार गुरकिरण कौर, जिन्हें रोहिणी का सेंटर दिया गया था, लेकिन वो वहां पहुंची तो सेंटर बंद मिला। उनका सेंटर बिना जानकारी दिए बदल दिया गया। जिस इम्तिहान के लिए वो कई महीनों से तैयारी कर रही थी वो छूट गया। जब हम अपना इंस्टीट्यूट पहुंचे, हमारा टाइम था पेपर का टाइम था 3 बजे और गेट क्लोजिंग का टाइम था 2:30। तो हम वहां पर 2 बजे पहुंच गए और जब हम पहुंचे तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे को मिसबिहेव किया। उन्होंने मैनेजमेंट बुलाई, उसके बाद मैनेजमेंट में हमें एंट्री ही नहीं दी और उन्होंने साफ सीधा बोल दिया कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा और आपको ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। 2 बजे बच्चे आ रहे हैं, 3 बजे उनका एग्जाम है। आधे घंटे में या पौने घंटे में बच्चा कैसे ग्रेटर नोएडा 45 किलोमीटर, जो कम से कम भी नियर पर 45 से 50-60 किलोमीटर पड़ता है, और वो भी पीक आवर्स के बीच में, जब हमने गूगल पे सर्च किया है उसके ऊपर 186 मिनट का टाइम आ रहा है, 3 घंटे का टाइम आ रहा है। हम बताइए हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं। कई मामलों में तो ऐसा हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्र में बदलाव का मेल आधी रात को भेजा। हम 2 बजे हम पहुंच गए थे, हम 3 बजे का हमारा एग्जाम था तो हम 2 बजे पहुंच गए थे। हम जैसे ही पहुंचे गेट के बाहर बहुत भीड़ हुई थी, पेरेंट्स की बहुत भीड़ थी, किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं हो रहा था। फिर हम अंदर गए, हमने बात की तो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि आपका सेंटर ही नहीं है, आपको ग्रेटर नोएडा जाना है। हम रोहिणी आए थे एंड इट्स 3 घंटे का रास्ता था एंड उनका आप ग्रेटर नोएडा जाइए। तो मैंने चेक किया फिर बाद में, तो वहाँ पे देखा कि मैंने 11 बजे मेल आई है। मैंने देखा ऑब्वियसली आप एक दिन रात को आप स्टूडेंट को भेज रहे हो, वो सो रहा होगा ऑब्वियसली, 12 बजे भेज रहे हैं वो लोग। तो बाद में चेक किया मैंने, अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा। मैंने चेक किया तो अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों को रिटेस्ट करा दिया जाए, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, बट ये है कि जो गलती उनसे हुई है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन से हुई है, उसकी हम भरपाई हम क्यों करें, या बाकी पेरेंट्स से बच्चे क्यों 3-3 साल की बच्चों ने तैयारी कर रखी है। हाँ, बच्चों ने 3-3 साल की तैयारी कर रखी है, तो उनका अभी तो कई फेज में एग्जाम होने हैं, 20 अगस्त तक कई फेज में एग्जाम होने हैं, तो हमें नेक्स्ट किसी फेज में हमें मौका दिया जाए। कई और छात्रों का भी ऐसा ही अनुभव रहा। मेल जो आया था वो 11:45 PM पे आया। अच्छा, रात को आपको भी रात को ही मिला है? और जब मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि हो गया है, और मैंने जब बोला तो उन्होंने बोला कि कुछ लिंक में प्रॉब्लम होगी। तो हमने जब लिंक चेक किया तो वापस फिर नोएडा का आने लगा। परीक्षा अधिकारियों के कुप्रबंधन के शिकार छात्रों के माता पिता अब अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनके बच्चों को एक और मौका दिया जाए, लेकिन परीक्षा से जुड़े अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। वोल्टा सारा दोष छात्रों पर डाल रहे हैं। अगर छात्र इम्तिहान शुरू होने के आधे घंटे बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे तो उन्हें दोबारा इम्तिहान का मौका देने की कोई संभावना नहीं है। जहां एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस सवाल के ऊपर चुप्पी साध रखी है कि क्या उन बच्चों को एक और एग्जाम देने का मौका मिलेगा जिनका एग्जाम लास्ट मिनट पर सेंटर बदलने की वजह से छूटा, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के आगे अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और सवाल यही कि क्या किसी और की गलती का खामियाजा बच्चों को अपने भविष्य से चुकाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मक्षी डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत की है और एक बार फिर पुलवामा में हमला हुआ है और इस बार भी सुरक्षा बलों को ही ताबिश निशाना बनाया गया है। सीआरपीएफ की एक चेक पोस्ट पर यह हमला हुआ है। बिल्कुल, आतंकी हमला जो यहाँ पर किया गया, उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक अधिकारी जो है वो शहीद हुए हैं और पुलिस के मुताबिक पुलवामा की गंगू क्रॉसिंग पर आतंकियों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में क्यों सूखे के बादल मंडरा रहे हैं, क्या चिंता है वहां पर बारिश न होने से। और गड्ढों के लिए अगर आपको ऊपर वाले को या ईश्वर को याद करना पड़े तो इससे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। मुंबई की बात बता रहे हैं हम आपको, जहां पर बारिश होते ही सड़कों पर गड्ढे बन जाना बहुत आम बात हो गई है। हर साल
बीएमसी और दूसरे विभाग दावे करते हैं गड्ढे नहीं बनने देंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है। ताबिश, बिल्कुल, बीएमसी ने दावा किया कि इस बार करीब 13,000 गड्ढे भर दिए गए, लेकिन फिर भी गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि हादसे भी हो रहे हैं और जाम भी लग रहे हैं। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। एमएनएस का ये हनुमान चालीसा पाठ मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के विरोध में नहीं, बल्कि सड़कों पर बने गड्ढों से मुक्ति के लिए है। बीएमसी और एमएमआरडी हमारी रक्षा नहीं कर रहे, आमदार खासदार नगर सेवकों को कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे, यही वजह है हनुमान चालीसा पढ़ने की। मुंबई के जुहू में तो गड्ढों के पास शंखनाद किया गया। आत्मसम्मान मंच का आरोप है कि सड़क पर बने गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है, इसलिए उसे जगाने के लिए ये शंखनाद किया जा रहा है। ये हमारा शंखनाद है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कि मुंबई करों के साथ होता है, उन अधिकारियों के खिलाफ उनको जगाने के लिए हम ये शंखनाद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे ट्रैफिक जाम की वजह तो बन ही रहे हैं, कई बार जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। बीएमसी हो, एमएमआरडीए या फिर एमएसआरडीसी, ये संस्थाएं अपने अपने इलाकों में कभी कभार गड्ढे भरती तो हैं, लेकिन कई गड्ढे इसलिए नहीं भरे जाते क्योंकि ये तय नहीं हो पाता कि वो सड़क किसके तहत आती है। उस आपसी झगड़े का नतीजा जनता भुगतती है। यही वजह है कि नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब सड़कों के गड्ढे भरने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने का आदेश दिया है। राज्य में सत्ता का नया समीकरण बना है और बीएमसी चुनाव भी होना है, इसलिए सड़कों पर बने गड्ढों पर राजनीति जोरों पर है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बारिश के मौसम में मुंबई की अपनी समस्याएं हैं, गड्ढे सड़कों में हो जाते हैं, लेकिन बारिश ज्यादा वहां पर होती है। उत्तर प्रदेश में थोड़ी अलग इससे समस्या है अदिति, यहां पर बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से लोग परेशान हैं और अब उत्तर प्रदेश पर सूखे के बादल मंडराने लगे हैं। बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में महज 42% ही खरीफ की फसल जो है उसकी बुआई हो पाई है और बारिश न होने के कारण इटावा से लेकर बुंदेलखंड तक हाहाकार मचा हुआ है। रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। इटावा में जसवंत नगर की महिलाएं बारिश के लिए सूखे खेत में सांकेतिक तौर पर हल चला रही हैं। मानसून के इस मौसम में इन खेतों में पानी होना चाहिए, लेकिन आज यहां धूल उड़ रही है। इसीलिए अब पूजा अर्चना करके बारिश होने की प्रार्थना की जा रही है। ये मक्का है, बाजरा है और ये धान है, ये शाखा है, तो ये पानी बरस रही है, ये शाखा हुए। इंद्रदेव की सेवा कर रहे हैं, ये पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए उनसे प्रार्थना मांग रहे हैं कि ये पानी बरसे और सूखा पड़ी है, जनता परेशान है, इसलिए ये हर चलाना जा रहा है। इटावा ही नहीं, यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर प्रयाग के किसान भी सूखे से परेशान हैं। मुन्नी देवी और भुल्लर जैसे किसानों ने ट्यूबवेल के पानी से किसी तरह धान की रोपाई तो कर ली, लेकिन बारिश न होने से धान की फसल पर सूखे के बादल मंडरा रहे हैं। धान की फसल को इस मौसम में लगातार पानी चाहिए और छोटे किसानों के लिए ट्यूबवेल से लगातार सिंचाई करना संभव नहीं है। खेत सब सूखा जा रहा है, बेहन आ गई है, बारिश हो नहीं रही है, हम लोग किसान मर जाएंगे साहब, कोई सहायता नहीं हो रहा है साहब। आखिर जुताई नहीं, बुआई कहाँ से बच्चों को पालेंगे हम? हाँ, बेहन धान की छोड़ दिया, जो घर का पैसा वो भी लगा दिए, उसके बाद अब कोई सहारा नहीं है, केवल खेती का अलावा। बेहन भी खराब हो रही, पानी भी नहीं है। प्रयाग ही नहीं, यहाँ करीब 200 किलोमीटर दूर झांसी, जालौन, महोबा और हमीरपुर जैसे जिलों में खेत बंजर हो रहे हैं और नहरें सूखी पड़ी हैं। यहाँ सूखे के चलते किसान मूंगफली उगाने के बजाय अब बीज वापस बेच रहे हैं। मूंगफली बेच भी आए थे, जब बीज पाए थे हमने 8 क्विंटल मूंगफली ली थी। अब साहब 8 क्विंटल में फरवाई सब करवाओ, अब करवावे के बाद जब 5 क्विंटल निकली, कही के चलो भैया पानी को इंतजार करो, पानी नहीं बरसो, थोड़ी बहुत बही थी, सुबह जमीन नहीं जमी, पानी बरसो भैया, जब बीजी बेच के लाने ले आए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ।
जहां सूखे के आसार ने सरकार को भी बैठक करने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब तक का आकलन यही है कि 60% से कम बारिश हुई है और यहाँ पर जो खरीफ के फसल की रोपाई है वो केवल 42% अब तक हो पाई है। सूखे ने खरीफ की फसल पर गंभीर असर डाला है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल की बुआई होती थी, लेकिन इस बार केवल 42 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके बांदा, हमीरपुर, जालौन, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और श्रावस्ती है। कृषि विभाग के अधिकारियों को, कृषि विश्वविद्यालयों को, कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हमें अलर्ट मोड में रखना चाहिए और वे लोग किसानों के साथ लगातार संवाद बना के रखें, उनको सही जानकारी दें और अगर बाई चांस सूखा की नौबत आती है तो उसकी भी हमारे पास तैयारी होनी चाहिए, जिससे जो भी हमें औपचारिकता करनी होंगी तो फिर मंत्री समूह गठित करके उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल 15 जून से 15 सितंबर तक होती है। अगर अब भी बारिश हो जाए तो किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। सरकार से लेकर किसान सभी इसी जुगत में हैं कि किसी तरह हालात सुधरें। इटावा से अरशद जमाल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा कुछ प्रीपैक्ड फूड भी आज से महंगे होने वाले हैं, उसके बारे में भी जानिएगा एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन। और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज होगा। वोट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हैं। वहीं विपक्ष यशवंत सिन्हा के लिए जोर लगा रहा है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में करीब 4800 सांसद और विधायक वोट डालेंगे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा के मुकाबले साफ साफ बढ़त फिलहाल मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि ये 60% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलना तय माने जा रहे हैं। आज मतदान के बाद 21 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। मतदान से पहले कल यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। सिर्फ एक पक्ष हमारे संविधान में निहित प्रावधानों और मूल्यों की रक्षा करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी सांसदों, विधायकों से संविधान और उनकी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील करता हूं। मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। राजीव हैं संसद भवन से और विधानसभा मुंबई से सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आज से सत्र भी शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग भी होनी है। क्या कुछ आज होने वाला है? देखिए, बहुत कुछ होने वाला है। हमारे ठीक पीछे आप संसद भवन आप देख सकते हैं। यहाँ 10 बजे से जितने भी एमपी हैं अलग अलग पार्टियों के वहाँ वोटिंग करेंगे, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा को, और 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ तौर पर सांसदों से अपील किया है कि वो संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करे, लोकतंत्र को कायम करे। लेकिन विपक्ष ने भी अपने तेवर साफ कर दिए। आपको ये बता दें कि राज्यसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने राज्यसभा महासचिव को चिट्ठी लिखी है कि अग्निपथ पर चर्चा कराया जाए। विपक्ष के तेवर बहुत साफ है। महंगाई के मुद्दे हैं, रुपये का जो डॉलर के मुकाबले जो मूल्य गिर रहा है, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बार का जो मानसून सत्र है आपको बता दें कि 12 अगस्त तक चलेगा और सरकार 24 नए बिल लाने की तैयारी में है। लेकिन विपक्ष की कोशिश ये है कि हर मुद्दे पर कम से कम
एकजुटता दिखे। जैसा आप खुद बता रहे थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में हालांकि पलड़ा जो है बहुत हद तक जो है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाता है, लेकिन यशवंत सिन्हा का कहना है कि लोग अपने जो है जो सदस्य हैं, खासतौर जो वोटिंग करते हैं, चाहे संसद सदस्य की बात करें चाहे विधायक की बात करें, वो अपने विवेक के आधार पर वोट करे। यशवंत सिन्हा ने साफ कहा है कि जो विपक्षी उम्मीदवार है कि हम ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो रबर स्टाम्प हो, जो एक संविधान की रक्षा कर सके, और इस बात का भरोसा दिला रहे हैं यशवंत सिन्हा। जी राजीव बने रहिए आप हमारे साथ। हम मुंबई चलते हैं, विधानसभा में मौजूद है हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, ये जो राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग होती है उसमें सांसदों के जो वोट की वैल्यू है वो तो एक समान होती है, लेकिन जो विधायक हैं उनके वोट की वैल्यू अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है जनसंख्या के हिसाब से। वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो बताएं। देखिए, महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण पिछले दिनों जैसे बदला है उससे यहाँ की स्थिति बहुत दिलचस्प हो गई है, और जो परिस्थिति है, संख्या जो है वो एनडीए के अनुकूल हो गई है, खास करके जो उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू की। 288 सदस्यों की ये विधानसभा है। यहाँ पर दो जो हैं एनसीपी के नवाब मलिक और अनिल देशमुख फिलहाल जेल में हैं, और एक जो हैं जो शिवसेना के थे रमेश लड़के, उनका निधन हो चुका है। तो बाकी जो मत हैं वो डिवाइड हो गए, लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट जो बीजेपी के पक्ष में आ गया वो ये कि एमबीए के झटका लगने के बाद भी, कुर्सी छीन जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने आदिवासी और समाज की और महिला होने के नाते उन्होंने तय किया है कि शिवसेना जो है वो समर्थन करेगी द्रौपदी मुर्मू का। तो स्वाभाविक तौर पर इनकी संख्या बढ़ गई है। तो वैसे 165 जो पिछली बार जब यहाँ पर जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई थी विश्वास प्रस्ताव के दौरान, तो उस दिन 165 वोट मिले थे, तो 165 की संख्या इनके पास तो है। और 18 जो शिवसेना के सांसद हैं वो भी वोट देंगे द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, तो संख्या तो बढ़ रही है। 15 जो शिवसेना के विधायक हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही वोट देंगे, ये माना जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनका दावा है जब द्रौपदी मुर्मू आई थी यहाँ पर समर्थन मांगने के लिए कि मैं 200 वोट दिलवाऊंगा, 200 वोट मिलेंगे। तो ये सवाल है कि 165 ये और 15, तो 185 तक तो संख्या साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, लेकिन बाकी जो 15 हैं वो कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, उसको लेकर एक सवाल है। और कल बीजेपी ने तो खैर इसके लिए बहुत तैयारी की है, अपने सभी विधायकों को एक तरह से मॉक वोटिंग भी कराई गई, ताकि वो चाहती कि एक भी वोट कहीं किसी का कोई व्यर्थ न जाए। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी खेमे में न तो बहुत उत्साह है, न तो बहुत ही संघर्ष की कोशिश है। ये माना जा रहा है कि वो मान चुके हैं कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो उनकी जीत बहुत मुश्किल है, लिहाजा बहुत ज्यादा उत्साह या संघर्ष उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन बीजेपी चाहती कि उसका एक भी वोट बर्बाद न हो, उल्टे और भी वोट लिए जाएं, और चूंकि ये सीक्रेट वोटिंग होती है तो उनकी जो है उम्मीद जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सुनील जी, जो कांग्रेस और एनसीपी है उनके लिए तो एक साथ दिखने भी एक मौका हो सकता है ये, और दूसरा ये भी कि अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की थी यशवंत सिन्हा जी ने इससे पहले, तो उसका कुछ असर दिख रहा है क्या विधायकों पर? देखिए, तब इस अंतरात्मा राजनीति में और नेताओं में बात करें तो अब शायद ही कहीं बची है, वरना इस तरह के दल बदल नहीं होते, ऐसे राजनीतिक समीकरण नहीं बदलते, और लोग अपनी विचारधारा भी इस तरह नहीं बदलते। तो बहुत मुश्किल है वैसे अंतरात्मा की बात कर पाना यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो एकता दिखाई पड़नी थी वो भी नहीं दिखाई पड़ी यहाँ पर, खास करके एनसीपी कांग्रेस की कल अगर कोई ज्वाइंट मीटिंग हुई होती तो कुछ लगता भी हमें, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो एक मान के चल रहे हैं कि जो पक्ष, जो मजबूत पक्ष जो है वो बीजेपी का यानी कि एनडीए का ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि एक तरफा वोटिंग हो, लेकिन चूंकि जो उनके प्रतिबद्ध विधायक हैं वो तो शायद पार्टी के साथ ही जाएंगे, पार्टी के साथ उनकी जो प्रतिबद्धता है, तो बहुत कुछ हेरफेर नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि 200 वोट मिलेंगे, तो वो जो 200 वोट की जो बात कर रहे हैं उनका आंकड़ा 165 और 15 शिवसेना के पकड़ ले तो 185 ही जाता है। तो ये 15 बाकी कौन है, कहां से आएंगे, क्या वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे जो कि एनसीपी और कांग्रेस के हैं, तो किसके लिए सुनेंगे, ये एक सवाल है यहाँ पर, और यही देखना दिलचस्प होगा। जी राजीव, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं कि किस तरह से विपक्ष जो है उसका बिखराव खत्म होता दिखा नहीं हमें। हमने आखिरी में भी देखा, जबकि दोनों उम्मीदवारों का ऐलान जो है राष्ट्रपति पद के लिए ठीक ठाक समय पर हो गया था, वक्त था विपक्ष के पास,
कि वो जो गैर एनडीए दल हैं या जो दूसरे पार्टियां हैं उनको अपने खेमे में लाते, उनको अपने साथ लाते, लेकिन विपक्ष का जो बिखराव था वो भारी पड़ा और इसी तरह से कई दल जो है वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से जो सत्ता पक्ष जो रणनीति थी, जिस तरह का कार्ड खेला उन्होंने, महिला और आदिवासी, एक ऐसा कार्ड खेला कि जिसके जाल में लगभग लगता है कि जाल कह सकते हैं या जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने बात रखी उसके लिए सबको उसके साथ आ गए। जो विपक्ष की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, ममता बनर्जी ने भी अभी मोटे तौर पर तो साफ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी असमंजस में दिखाई दे रही हैं। शिवसेना में साफ तौर पर कहें कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया, इस तरह से कई विपक्षी पार्टियां हैं। आप विपक्षी पार्टियों की बात करें तो बीजू जनता दल भी है, जो साफ साफ कह चुके कि आदिवासी के नाम पर जो सबसे पहला जैसे ट्वीट किया गया कि एनडीए के जो कैंडिडेट होंगे राष्ट्रपति पद के, द्रौपदी मुर्मू होगी, तो सबसे पहले बधाई देने वाले में नवीन पटनायक थे। तो ये जो है वाईएसआर भी समर्थन में आ गए आदिवासी होने के नाम पर। तो ये जो है बिखराव जो है, जो विपक्ष जो है नहीं रोक पाया राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के, और यही अब विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि जिस तरह का कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद के लिए दिया है, यानी जो मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है कल यहाँ नामांकन दाखिल करेंगे और 21 को जो मतदान होना है उसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्ष जो है वो अपनी एकजुटता बनाए रखता है। हालांकि उसमें भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर बात करें तो पलड़ा काफी हद तक, बहुत हद तक भारी है। एनडीए और जो विपक्ष का कोई मुकाबला ही नहीं वहां पर देखे, लेकिन एकजुट रह पाता है, एकता का संदेश दे पाता है। और यहाँ पर साफ तौर पर यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जीत हार का मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप सिद्धांत के साथ खड़े हैं, एक न्याय के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ एकजुटता दिखाने का ये वक्त है। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील तमाम सांसदों और विधायकों से की है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आप दोनों का। आपके पास हम आते रहेंगे। कुछ ही देर में जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। और आपको बताएं कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के मयूरभंज जिले के उबरबेड़ा गांव की रहने वाली हैं और उनका जन्म यहां पर संथाल आदिवासी परिवार में हुआ। और अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली आदिवासी महिला होंगी जो इस मुकाम पर पहुंचेंगी। द्रौपदी मुर्मू के गांव से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, ये भी उनका घर ही है। आखिरकार द्रौपदी मुर्मू जी का ये घर है रायरंगपुरा में, और मेरे साथ हैं उनके भाई। उनको सब लोग प्यार से दिक्को भैया कहते हैं, लेकिन आपका नाम है तरनी सेन टुडू। छोटे भाई हैं द्रौपदी मुर्मू जी के, 12 साल उनसे छोटे हैं। मैं आपको दिक्को भैया ही कहूंगी। दिक्को भैया, ये बताइए, दीदी यहाँ से गए, जब उनको पता चला कि वो एनडीए के कैंडिडेट है तो क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने बोला, और आप लोग को क्या लगा? मतलब बहुत बड़ा सम्मान है ये मतलब हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। जो टीवी में देख के हम लोग को पता चला, इतना खुशियाँ लगा, अभी भी बहुत खुश लग रहा। उसका बाद जब टीवी में निकल गया उसका नाम, तब से आदमी इतना भर गया, हम लोग को बातें करने का घर के लिए और टाइम ही नहीं मिला। इतना भर गया। तो ये साधारण सा घर द्रौपदी मुर्मू जी का है। जब झारखंड से वो गवर्नर होकर रिटायर होकर आई थी तो शायद यहीं पे रुकी थी 1 साल। जी, इसी घर में रुके थे। तो मतलब जैसे हमने सुना है कि चाय भी खुद बना लेती है, अपना काम सब खुद करती है। हाँ, वो तो खुद करती है। कभी कभी चाय पीते हैं, ऐसा तो उसको शक नहीं है पीने ने। कभी अगर दिल किया तो पी लेता, अपने से भी बना लेते हैं, नहीं तो मेरा वाइफ को बोलता है थोड़ा चाय बना दीजिए करके। अच्छा। हाँ, और काढ़ा ज्यादा पीते हैं, ऐसा चाय का ना। देखो भैया, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल मेरे को पूछना है। उनका जिंदगी बहुत कठिन रहा है क्योंकि अकेली लड़की थी, पढ़ने गई हैं। जब आपका गांव से कोई लोग पढ़ने नहीं जाते थे बाहर, तो एक पढ़ के उन्होंने एक तरह से हम कहते हैं एक एग्जाम्पल, मिसाल कायम किया है कि लड़की भी पढ़ सकता है और इतना आगे बढ़ सकता है। वो तो उसका किस्मत में शायद ऐसे, और बहुत तेजी था पढ़ाई में, उसीलिए वो अपने आप मतलब पढ़ाई करने में बहुत ध्यान दिया और यहाँ आगे तक बढ़ा के इसी जगह तक वो पहुँच गया। हाँ जी। उनके जब उनका पति भी नहीं रहे, 2 लड़का नहीं रहे, तो बहुत दुख है उनका जिंदगी में। लेकिन हमने सुना है कि अपने आप को बहुत संभाला उन्होंने, मजबूत लेडी है वो। तो अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है, आगे पीछे तो कोई नहीं था, इसीलिए अपने आप को थोड़ा संभालने के लिए कोशिश किया, उसके बाद संभाला, उसके बाद फिर आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया। तो बस यहाँ तक अभी मतलब
ये भारत का एक नंबर नागरिक होने जा रहा, वही सोच से हम लोग को भी खुशी लग रहा। जी बिल्कुल, सबको बहुत खुशी है कि एक आदिवासी महिला ऐसे छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से देश का नंबर 1 नागरिक बन सकता है। समाज के लिए आपको क्या बोलना है, आप क्या बोलना चाहेंगे सबको, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए तो समाज भी बहुत अच्छा ही सोच रहा कि हम लोग का मतलब सांथाल ये से जात से इतना बड़ा आदमी हो रहा करके, उसीलिए बहुत खुश है। समाज भी अच्छा लगा, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगते हैं। जी बिल्कुल, सांथाल जाति से सांथाल आदिवासी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और अगर देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट होंगी भारत की। बहुत बड़ा सम्मान है। रायरंगपुरा से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो भी आमने सामने हैं। जगदीप धनखड़ और उनको टक्कर देंगी मार्गरेट अल्वा। एक ब्रेक के बाद अब खबर जम्मू कश्मीर से। यहां पर मेंढर में दुर्घटनावश ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और धमाके में सेना के 2 अधिकारियों की मौत हुई है, सब बताया जा रहा है। और धमाके में एक कैप्टन, एक जेसीओ की मौत हुई है। और ये धमाका जो हुआ उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो एक बेहद दुखद खबर जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर से आ रही है, जहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया है। दुर्घटनावश ये घटना घटी है जिसमें 2 अधिकारियों की जान चली गई है। एक कैप्टन थे आर्मी के और एक जेसीओ थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। नज़ीर, बेहद दुखद है ये दुर्घटना, क्या डिटेल्स इसके आ रहे हैं सामने? जी, जो ड्यूटी पे तैनात थे फौजी नियंत्रण रेखा के पास मेंढर सेक्टर में रात के दौरान आर्मी के मुताबिक वहां ये दुर्घटना घटी कि वहां ग्रेनेड एक्सप्लोजन हुआ, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें कई जो जवान थे, सेना के जवान थे, वो जो लोग थे जख्मी हो गए, जिनको 92 बेस हॉस्पिटल उधमपुर लिया गया, जिनमें 2 लोग जो हैं वो मारे गए। इनमें एक कैप्टन है और दूसरा जूनियर कमीशन ऑफिसर या जेसीओ हैं। एक ऐसी घटना है कि किस तरह आर्मी के जो लोग हैं वो काफी ट्रेन होते हैं इस तरह के ग्रेनेड हो या कोई भी बड़े हथियार हो उनको डील करने में, लेकिन एक एक्सीडेंट ब्लास्ट हुआ आर्मी के मुताबिक, इसमें जेसीओ और एक कैप्टन मारे गए हैं और कुछ जख्मियों की इलाज चल रहा है। आर्मी के मुताबिक दोनों ये सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर के बेस हॉस्पिटल लिया गया, जहां इन 2 लोगों की मौत हो गई। यह ऐसी दूसरी घटना है पूंछ के इलाके में पिछले 2 दिनों में। इससे पहले एक अपने जवानों में वहां गोली चली तो उसमें 2 जवान मारे गए और 2 जख्मी हो गए आर्मी के कैंप, पेरिटोरियल आर्मी कैंप में पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी तक ये अंदाजा नहीं क्या इंक्वायरी कोई ऑर्डर की गई इस घटना की, लेकिन बिल्कुल एक ऐसी घटना हुई जिसमें 2 अफसरों की जान चली गई है, कुछ और लोग जख्मी हैं और जख्मियों का इलाज हो रहा है। और ये भी नियंत्रण रेखा के पास जहां आर्मी हमेशा अलर्ट होती है, चौकन्ना होती है कि घुसपैठ का खतरा है, कई चीजों का चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रात के दौरान मेंढर इलाके में नियंत्रण रेखा के पास इस ग्रेनेड हमले में, ग्रेनेड ब्लास्ट में, जिससे आर्मी ने कहा कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, तो उसमें 2 अफसर जिसमें एक कैप्टन है और एक जेसीओ मारे गए, कुछ जवान उसमें जख्मी भी हुए हैं। शुक्रिया नज़ीर आपका सब जानकारी के लिए। तो ये दुर्घटनावश ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ मेंढर इलाके में, यहाँ पर जहां पर 2 अधिकारियों की इसमें मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आज हो रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके लिए 6 अगस्त को मतदान होना है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनडीए ने अपना उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया है। जगदीप धनखड़ आज दोपहर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जुलाई 2019 से अब तक पश्चिम बंगाल के वो राज्यपाल रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई मामलों में उनकी तकरार रही। अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उनको बनाया गया है, जिसके लिए आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद 12 बजे के करीब।
तो एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद विपक्ष ने भी अपना साझा उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से बनाया गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया। मार्गरेट अल्वा पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ कई राज्यों की राज्यपाल भी रही हैं। अल्वा कल अपनी उम्मीदवारी का नामांकन वो दाखिल करेंगी। शरद पवार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 19 दलों ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना साझा उम्मीदवार चुना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा। She was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. Governor. She was a governor also, and she was a person who got a vast experience in administration and in parliamentary affairs. मार्गरेट अल्वा जी का नाम पर सहमति से मोहर उठाई है। अनुभवी नेता रही, केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर गवर्नर, बहुत साल राज्यसभा में रही, पार्लियामेंट में रही। ये चुनाव हम अपनी ताकत से लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा अपोजिशन एक साथ रहेगा। इस बार तो अब आटा, दूध, दही ऐसी कई चीजें महंगी होने जा रही है क्योंकि जो प्री पैक्ड फूड है उस पर 5% जीएसटी लगेगा। एक ब्रेक के बाद पूरी खबर। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 24 बिल पेश किए जाएंगे और सत्र से पहले कल और परसों सर्वदलीय बैठक हुई। कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने करीब 20 मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग की। विपक्ष ने जिन मुद्दों पर बहस की मांग की है उनमें से अहम मुद्दे हैं महंगाई, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और रुपए की गिरती कीमत के मद्देनजर अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति। तो कल की सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के नहीं आने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 45 दलों को न्योता दिया, लेकिन आए 36 दल। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत, आप के संजय सिंह समेत विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन केंद्र सरकार की बुलाई बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न आने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि संसद के आगामी सत्र पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक अभी शुरू हुई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या यह असंसदीय नहीं है? उधर सरकार की ओर से जवाब आया कि यूपीए के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री भी ऐसे बैठकों में नहीं आते थे। मैं 2014 से पहले कौन प्रधानमंत्री इसमें आते थे ये बता दे दें, और उससे पहले बहुत वर्षों तक चीफ विप ये मीटिंग चलाते थे। बाद में पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री और कोई चलाते थे। अभी हम 2014 से माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में उस टाइम भी चलता था, आज भी चल रहा है, और अंत में प्रधानमंत्री जी एज ए गुड गेस्चर आते थे। अभी प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, इस बार आए हैं नहीं है, लेकिन जो लोग अपने समय पे कितने बार प्रधानमंत्री जी को लाए थे, तो इन लोगों को इशू नहीं है, इसलिए इस छोटे छोटे ऐसे इशू को, ये नॉन इशू को इशू कन्वर्ट करना चाहते हैं। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।
विपक्ष अग्निपथ योजना, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी कर चुका है। 13 से 14 मुद्दा ऐसा रखा है जिसमें हिंदुस्तान की आज आर्थिक हालत से लेकर हिंदुस्तान की आज जो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हो रहे हैं, सारे चीज। नमस्कार साथियों, ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी,
अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की। उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के सकारात्मक उपयोग और सकारात्मक बहस की यहाँ पर अपील की। सबसे आज से जो मानसून सत्र है वो शुरू हो रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री मीडिया से बात यहाँ पर कर रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज़ादी के 75वां ये साल है और इसमें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति पद जो है उसका चुनाव होना है, वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे और तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर सुचारू रूप से सदन में बहस यहां पर होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी को आपने देखा, जो कि अब आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही हो उससे पहले आप मीडिया के सामने बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि सकारात्मक इस्तेमाल हो सदन के सत्र का और तमाम मुद्दों पर सकारात्मक बहस हो। तो आज से संसद का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 24 बिल पेश किए जाएंगे। सत्र से पहले कल और परसों सर्वदलीय बैठक भी हुई। कल सरकार की ओर से बैठक बुलाई गई सर्वदलीय और इसमें विपक्ष ने करीब 20 मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग की है। विपक्ष ने जिन मुद्दों पर बहस की मांग की है उनमें से अहम मुद्दे हैं महंगाई, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग,
और ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। उधर मानसून सत्र के शुरू होने से पहले आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सभी सांसदों से निवेदन है कि सदन में बहस हो, आलोचना हो, संवाद हो, क्योंकि संसद संवाद का मजबूत माध्यम है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए संकल्प जरूरी है, इसके लिए सदन के मुद्दों का विश्लेषण